हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया था। तो इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन यानी कि आपके एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग, शॉर्ट, केस बेस्ड हर एक टाइप का क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, हर एक क्वेश्चन को हम इन डिटेल समझेंगे और उसके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा सोल्यूशन वीडियो होने वाला है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना, उसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं और यही सेम इंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी होने वाले हैं। तो चलो देखो, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आपका ये पेपर है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ये तो बेसिक आपको पता होगा। ठीक है, अब पहला इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस है ऑफ 5 सेक्शन, 5 इसमें सेक्शन है, सेक्शन ई तक, सेक्शन ए से लेके। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे कंपल्सरी है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में आगे जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको कुछ चॉइसेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, ये हम जानते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मार्क्स के, एमसीक्यू टाइप 1 मार्क्स के जो होते हैं। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है एंड आंसर इतने वर्ड्स की लिमिट में होना चाहिए, 30 से 50 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि आप लगा के चलो 2 से 3 लाइन। ठीक है, 3 से 4 लाइन का आंसर आपको होना चाहिए। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 50 to 80 वर्ड्स, यानी कि आपका 5 से 6 लाइन में आंसर होना चाहिए। अगला है आपका सेक्शन डी, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, 5 मार्क्स के हैं। इसमें आपको पॉइंट्स बनाने, जैसे आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन में लिखने हैं। ठीक है, सेक्शन ई में आपके सोर्स बेस्ड या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, सो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर यहां से बन गया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे सेक्शन ए से। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली क्या टेक्स्ट लिखा है। अब 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। अब रिएक्शन यहाँ पे किन किस चीजों का हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है और आपका जो सोल्यूशन आप उसके अंदर डाल रहे हो वो किसका है? वो सोडियम सल्फेट का है। सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है बेरियम क्लोराइड का BaCl प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4, ये इन दो का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। क्या प्रोडक्ट बनता है? हमने पढ़ा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। बेरियम सल्फेट बनेगा, देखो इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ध्यान से देखो, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है? वो प्रेसिपिटेट है, यानी कि व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होता है मुझे बताना? सॉलिड फॉर्म में होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में जो प्रोडक्ट हमारा होने वाला है वो हमारा बेरियम सल्फेट होगा, यानी कि आंसर हो गया बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी एक्टिविटी में से क्वेश्चन है फॉर योर इंफॉर्मेशन, और एक्टिविटी के वीडियो हमने बनाए हुए हैं, चेकआउट करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution। यार ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। जिंक मेटल को आपको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में अगर आप जिंक डालोगे, हम जानते हैं जिंक कॉपर से रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर आता है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। बनेगा क्या? आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन प्लस कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक सल्फेट का आपका कलर किसका पूछा है? कलर ऑफ द सोल्यूशन पूछा है, और ये आपका सोल्यूशन है और इसका कलर क्या होता है? क्या कलर होता है? कलरलेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन विच इज कलरलेस इन कलर, यानी कुछ भी कलर नहीं होता। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, जैसे जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको आता होगा आप 2 सेकंड में आंसर कर दोगे, और अगर नहीं आता होगा फिर भी चांस है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। आपको क्या करना है? जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना वो अप्लाई करनी है। और ये एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करता है मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में देखो, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट बोला है। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन में देखूं,
बेसिक सॉल्ट तो NaCl के NaCl तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, pH पे 7, ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। NaOH ये आपका एक बेस है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब इन दो में से कोई एक आंसर होगा। देखो यहाँ पे जो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, ये भी आपका बेस है ना, ये बेस हो गया। अब आंसर बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी विच इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका आंसर, दिस इज अ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और कोशिश करते हैं इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक हमारी लग जाए। देखो, ऑन एडिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X। अब यहाँ पे बोला क्या है, मेटल है एक X, ठीक है, मेटल है, ध्यान रखना। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल X। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं देखूं तो सल्फर क्या एक मेटल है, नहीं, ये आपका ऑप्शन हो गया कट। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम देखें तो कॉपर और सिल्वर ये दोनों ही जो मेटल हैं, ये रिएक्टिविटी टेबल के लो वाले सेक्शन में आते हैं। देखो, एक तो आता है आपका जो हाई वाला सेक्शन है, एक होता है जो मीडियमली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स आपके, और एक होते हैं लो रिएक्टिव, उसमें आता है आपको कॉपर और सिल्वर। तो ये दोनों भी रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। आंसर हाई रिएक्टिविटी में आपको पता है Na आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, तो ये क्या है, ये आपका रिएक्ट करने वाला है उस मेटल X के साथ। और आप मेटल X के आपका सोडियम है, ये रिएक्ट करेगा जब हम इसको ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो रिएक्शन के बाद एक कलरलेस गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर हो गया। चलो यार, अब देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या आपको पता है, फॉर्मूला होता है Na2O। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो इसका हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाने की यहाँ पे कोशिश करी, यहाँ पे अगर हम देखें तो Na है और 2 ऑक्सीजन है पहले ऑप्शन में। हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 1 ऑक्सीजन और 2 आपके सोडियम होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन पहला Na देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा Na देगा, तो इसलिए 2 यहाँ पे सोडियम है, इसलिए Na2O इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है 1 सोडियम है, जबकि 2 सोडियम होने चाहिए 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम है, बिल्कुल सही, 1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही, तो ये आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, एक बार ऑप्शन देखो, यहाँ पे 2 सोडियम है और 2 ही ऑक्सीजन है, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे 1 सोडियम है 1 ऑक्सीजन है, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ जाए, देखो वैलेंसी में यहाँ पे लिखिए, Na की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए ना, तो और इससे क्यों यहाँ पे -2 लिखा है, तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए। पहले सोडियम ने 1 दे दिया, फिर दूसरा सोडियम और लाए हम, उसने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन भी खुश हो गया और जो सोडियम था वो भी खुश हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अब देखो, बेसिक ऑक्साइड जस्ट अभी हमने पढ़ा, अगर आपको याद हो Na2O, ये क्या है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। और यहाँ पे कौन सा एटॉमिक नंबर होगा, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर कौन सा, Na होगा इसका आंसर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, सो द करेक्ट आंसर इज 11, ऑप्शन नंबर डी विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, an element M has 50% of the electrons filled in the third shell as in the second shell। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तीसरे शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो अगर इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो आपका दूसरा शेल है उसमें क्या, देखो एन एलिमेंट M has 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब ये है कि थर्ड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 50% है सेकंड शेल के। तो अब हमें ऐसा एटॉमिक नंबर बताना है। अब यहाँ पे इनके ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख लेते हैं, आसान हो जाएगा। इसकी क्या होगी, इसकी होने वाली है 2 8, इसकी क्या होगी 2 8 2, इसकी क्या होगी 2 8 4, इसकी क्या होगी 2 8 एंड इसकी 8। अब देखो
50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल। तो देखो 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द थर्ड शेल, ये सेकंड शेल का आधा होना चाहिए थर्ड शेल में। तो सेकंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में 4 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ना यहाँ पे 8 है सेकंड शेल में और थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, आधा हो गया, 50% हो गया, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी में भी तो यही होता है, हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और जितना भी खाना हम खाते हैं उसे इंजेस्ट करते हैं, फिर अंदर बॉडी के जितना भी एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, वो होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का काम कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है एमोइबा, मशरूम, एमोइबा तो हो नहीं सकता, ये हमने पढ़ा, ये होलोजोइक होता है। मशरूम, पैरामीशियम, ये भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। लाइस, यानी कि जो आपके सर में फ्यास होता है, ये जो इनको क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये होस्ट जो होता है, आप होस्ट हो और जो लाइस है वो आपकी बॉडी में से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मशरूम जो कि एक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है, जो कि एक फंजाई है, ये आपका डेड एंड डीकेइंग मैटर पर फीड करता है और जितना भी बॉडी का डाइजेशन है वो बॉडी के आउटसाइड होता है। क्या आउटसाइड होता है, फूड को बाहर ही ब्रोक किया जाता है और बाहर ही उसमें से जो न्यूट्रिशन है उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज मशरूम। ओके, अगला क्वेश्चन है 9th, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स को कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी। सो टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, खाने का टेस्ट खट्टा है या मतलब मीठा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, टेस्ट ही नहीं है, ये हमें किससे पता चलता है, टंग में जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये उस टेस्ट को सेंस करते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो अ बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर हिज पर्पस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, हम जानते हैं, हमने जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें एक टाइप था विच वाज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें क्या होता है, हम प्लांट का सीड या फिर उसकी लीफ या फिर उसका स्टेम हो गया, जैसे हमने ब्रायोफिला में पढ़ा था, उसमें से जो होता है ना, पोटैटो में से छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो निकल रहे होते हैं, अगर उनको आप सो करोगे तो उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होगा। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे टाइप को प्रोपेगेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जब आप प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को लेके उसको रीजनरेट कर सकते हो, प्लांट को वापस ग्रो कर सकते हो। सेम गोज फॉर दी, जैसे कि बनाना हो गया, बनाना का अगर बनाना कोई सीड तो होता नहीं है, तो बनाना में भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। बनाना का जो वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि जो उसकी लोअर स्टेम होते हैं ना, उसमें से उसे ग्रो किया जाता है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। उसमें से हम क्या, किसी भी प्लांट का, जैसे रोज है, रोज का जो स्टेम है, आप उसी की स्टेम काट लो और उसे प्लांट कर दो, तो उससे वापस एक नया रोज ग्रो हो जाएगा। तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। तो देखो, चाहे वो प्लांट की हाइट हो, चाहे वो हमारी हाइट हो, हमारी हाइट किस में डिपेंड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो एंजाइम सिक्रीट करता है उससे हमारी हाइट डिटरमाइन होती है। तो देखो, जो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वैसे ही प्लांट में भी जो इसका आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय अ जीन। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन कितना सिक्रीट होगा, जितना ज्यादा सिक्रीट होगा उतनी ज्यादा जो अगर प्लांट है वो टॉल होने वाला है। तो वो कितना ज्यादा रिलीज होगा या कितना कम रिलीज होगा, इस फैक्टर को डिटरमाइन कौन करता है, ये डिटरमाइन करता है वो एंजाइम जिसको कोड किया, जिसको बनाया है आपके जीन ने। तो बेसिकली बात अटक कहां जाती है, जीन पे, कि अगर जीन ज्यादा एंजाइम सिक्रीट करे तो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। आप इसे ऐसे समझो, ठीक है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे टॉप पर क्या आता है, जीन आता है। जीन अगर एंजाइम ऐसा कोड करेगा जिससे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा, तो उससे आपकी प्लांट की ज्यादा हाइट होने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज
सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स। ऑब्वियसली जैसे जो एथलेटिक प्लेयर्स होते हैं उनको क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपकी मसल सेल्स में एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड कब बनता है ये आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड तब बनता है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, एब्सेंस ऑफ O2 हो आपकी बॉडी में, तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। यानी कि जब आपका रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो तब जो एंड प्रोडक्ट होगा वो लैक्टिक एसिड होगा, एनर्जी भी बनेगी, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से आपकी मसल्स में दर्द होता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। अब इसका देखो फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर के आपको सारे केसेस याद होने चाहिए। वीडियो हमने बना दिया है, नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, हर एक चीज वन शॉट आपको 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1 घंटे का डिटेल लेक्चर चाहिए वो भी बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी है, फॉर्मूलाज का वीडियो चाहिए वो भी है, सब कुछ चैनल पे अपलोडेड है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है, कैसा नेचर होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बिहाइंड द मिरर बनती है। पोजीशन वेरी करेगी कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एंड अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए कि बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। हाफ द डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ आपका रखा हुआ है, ट्वाइस होगा, हाफ हो गया, बिल्कुल नियर हो गया, इंफिनिटी पे बनेगा, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। यहाँ पे आपको कोई कंडीशन बताई है क्या? नहीं बताई ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बस इतना बोले कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे कॉन्वेक्स मिरर के सामने। ठीक है, तो फिर आपकी इमेज पीछे ही बनने वाली है, वर्चुअल इमेज आपकी बनेगी, साइज भी इसका छोटा होगा। अब आगे बढ़ जाओ, 14th क्वेश्चन है, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, लाइट आई सन से ऐसे, अब यहाँ पे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वहां पे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल है। अब इन पार्टिकल्स पे जब लाइट के स्ट्राइक करती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये लाइट की रे आई, ये ऐसे स्ट्राइक कर गई इस छोटे से डस्ट पार्टिकल पे, डस्ट का पार्टिकल था, लाइट आई वो स्कैटर कर गई, ऐसे 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 अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो गई लाइट की इस डस्ट के पार्टिकल की वजह से। जितना बड़ा डस्ट का पार्टिकल उतनी ज्यादा स्कैटरिंग। ठीक है, तो इसका इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ, 15th क्वेश्चन है, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूएनईपी टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डैश। यूएनईपी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक एक्स सब्सटेंस की जो कह सकते हो उसका जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करने पर रोक लगा दी थी। उस एक्स सब्सटेंस का नाम क्या है? सबसे पहले उसका नाम है CFS। अभी CFS जैसे कि जो आपके एसीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें से CFS गैस निकलती है, और ये CFS क्या करती है, ये आपका O3 यानी कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि आपकी ओजोन की लेयर को खराब कर देती है और ओजोन होल बन जाता है। अगर ज्यादा CFS रिलीज होगा तो हमें इस CFC से हम कहते हैं CFC की प्रोडक्शन पर रोक लगानी है, इसको हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ पे वो X क्या है जिसकी प्रोडक्शन पर यूएनईपी ने 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया था और CFS की प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया था, बैन लगा दिया था। तो वो आपका X सब्सटेंस है CFS। और टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ वाई, क्या डिप्लीट हो रहा है? आपकी ओजोन लेयर इस CFC की वजह से डिप्लीट हो रही है। तो Y क्या है आपका? ओजोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो आपकी बेसिकली जो नेचर है, नेचर के प्रोसेसेस की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं। इसका देखो, इसका मतलब क्या है, दे आर ब्रेकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डेड एनिमल है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे डीके होना चालू हो जाता है। जो आपके बैक्टीरिया है वो उसे खाना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे सॉइल में, मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। वही कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो डिग्रेड ही नहीं होते हैं। प्लास्टिक को ले लो, ग्लास को ले लो, वो सालों तक डिग्रेड नहीं होंगे, 1000 साल लग जाएंगे।
उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का फीचर क्या है, दे आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंड अब देखो ये जैसे परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए ना, रिमेन इनर्ट या मे हार्म द इकोसिस्टम, वही सब्सटेंस इकोसिस्टम को हार्म करेंगे जो घुलेंगे नहीं, जो डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल है वो एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला असर्शन रीजनिंग है, असर्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। लो जी, असर्शन ही गलत है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो असर्शन आपका गलत हो चुका है, यानी कि इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रीजन पढ़ लेते हैं, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। अब ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि हीट रिलीज हो रही है, स्लो प्रोसेस है, ये सही बात है, लेकिन असर्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 18th है, assertion आपका probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of the organism produced through asexual reproduction। यानी कि जो organism sexually reproduce हुआ है उसके जीने के, उसके सर्वाइवल के ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं, और अगर वेरिएशन ज्यादा होंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा, कोई बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं करेगा। लेकिन चांस क्या है? चांस ज्यादा है सेक्सुअल में कि ज्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, क्योंकि वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जबकि एसेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा तो दूसरा भी नहीं करेगा, तो इसीलिए एसेक्सुअल में कम आपके वेरिएशंस होते हैं एंड इसीलिए उनके पास एडवांटेज कम होता है एसेक्सुअल वालों के पास, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है? वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है, रीजन भी करेक्ट है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले का डी है, अगले का ए है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला असर्शन रीजनिंग पढ़ते हैं। सो 19th क्वेश्चन में असर्शन है, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। इसे ध्यान से पढ़ो, कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। अब ये बात जो है गलत है, क्योंकि जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा, यानी कि जो कंपास नीडल है वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, जितना ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वायर में से, ठीक है। तो आपका असर्शन गलत हो चुका है, और जब भी असर्शन या रीजन में से कोई एक गलत हो जाए तो आंसर ढूंढना बहुत ही आसान है। अब जैसे यहाँ पे असर्शन गलत है तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो असर्शन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। रीजन ऑब्वियसली ट्रू होगा, फिर भी रीड करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर, यानी कि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग द करंट। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना पास रखोगे ऑब्जेक्ट को कंडक्टर के, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी कि उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो ये बात बिल्कुल सही है, रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 20th देखते हैं, लास्ट आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। Assertion है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है। जो आपका कंपोस्ट होता है, जो खाद होती है, वो किससे बनता है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से ही फॉर्म होता है। तो assertion आपकी बिल्कुल सिंपल सही है। रीजन क्या है? It is due to the breakdown of complex inorganic substance into simple organic substance। रीजन आपका गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आपका रीजन क्या है? फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका असर्शन रीजन भी हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको हर एक क्वेश्चन। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, विच इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। ये वेरी शॉर्ट है, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 21th क्वेश्चन है। ओके, सो अब हम सेक्शन नंबर बी हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं यार। देखो सबसे पहला क्वेश्चन 21th है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। तो लिख लेते हैं साथ साथ रिएक्शन। हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर। तो देखो जिंक के ग्रेन्यूल्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? हम जानते हैं जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक
क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होने वाली है। तो इसके क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो केमिकल चेंज जब होगा उसके ना कुछ क्राइटेरिया है कि भाई अगर ये क्राइटेरिया को, जैसे कि मान लो कि गैस रिलीज हो रही है या कलर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, सो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपको अगर देखने को मिले तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है। तो यहाँ पे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने देखा कि रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है, पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, यानी कि इसमें हीट भी रिलीज हुई है, ये एक और आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। या फिर देखो बबल ऑफ द गैस, जो हाइड्रोजन गैस के बबल बने हैं, या कलर में यहाँ पे चेंज आया, जो जिंक का सिल्वरी ग्रे कलर था वो ब्लैक में चेंज हो गया रिएक्शन के बाद, यानी कि यहाँ पे जो ग्रे कलर था वो रिएक्शन के बाद किस में चेंज हो गया, ब्लैक में चेंज हो गया। तो 3 ऑब्जर्वेशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनमें से कोई 2 आपको यहाँ पे लिख देनी है। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का फ्रॉम द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे फ्रूट बनता है प्लांट में। तो अगेन इसमें आपके क्या पॉइंट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या होता है, जो आपका ओव्यूल होता है, बेसिकली देखो ये मान लो कि मैं ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर जो आपका जाइगोट प्रेजेंट है, जाइगोट में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है, और रैपिड सेल डिवीजन के बाद जो जाइगोट है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही सेम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन भी होता है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये भी है, तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन विद इन द ओव्यूल। ये आपका ओव्यूल होता है प्लांट में। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। अब जो आपका ओव्यूल था पहले, अब उसके अराउंड एक टफ कोटिंग बन गई, क्योंकि अंदर क्या बन रहा है, आपका फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए टफ कोटिंग की जरूरत भी है, ठीक है। तो ओवेरी ग्रोस रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। फिर आपका फ्रूट बनता है ओवेरी जब पूरा ग्रो हो जाता है। एंड द पेटल्स, अब जो प्लांट के देखो, जो प्लांट के पेटल्स भी थे, और भी तो अलग अलग पार्ट थे ना, जैसे पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, जिन्होंने इस पूरे फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले किया है। ये हमने पढ़ा ना, पूरा फर्टिलाइजेशन का क्या काम होता है कि पॉलन ग्रेन आता है, फिर वो वहां तक आपके ओव्यूल तक पहुंचता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो बाकी पार्ट्स है, अब उनका और कोई काम तो है नहीं, तो दे मे श्रिवल एंड फॉल ऑफ, और ऐसे आपका फ्रूट बनता है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल प्रोसेस जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, हर एक आपका जो पॉइंट है वो 0.5 मार्क्स का है। मार्किंग भी स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन क्यों बनता है, इसका सिंपल सा आंसर है कि जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है आपकी बॉडी का, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसे इकट्ठा करना और बॉडी से निकाल देना। सिंपल मतलब इसका यह है क्यों हमारा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स, कौन सा ऑर्गन यूरिन को स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर करता है। एंड रिलीजेस द यूरिन, कौन सा पार्ट रिलीज करता है यूरिन को, हमारी बॉडी से आउट करता है, उसका आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये होगा यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है, रिलीज करता है यूरेथ्रा। डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। एंड इसका कारण क्या है, टू फिल्टर आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब देखो और में एक और क्वेश्चन है, इसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वीन्स हैव वेल्स। अब इसका भी कारण देखो बहुत सिंपल है, इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में से जो ब्लड है देखो वो हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। अब आप खुद सोचो कि मान लो ये एक आर्टरी है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपकी आर्टरी है और ये आपकी क्या है, ये आपकी वेन है। आर्टरी में क्या जा रहा है, ब्लड ऐसे बिल्कुल तेज डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, तो इसमें वेल्स की जरूरत नहीं है। वाल्व्स क्या करते हैं, वो ब्लड के फ्लो को रोकते कि भाई उसका जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो। अब लेकिन यहाँ पे तो जो ब्लड का फ्लो है वो इतना तेज है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन में कोई इंटरप्शन आने नहीं वाला क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है। वहीं अब वेन्स की बात करें तो अब जो ब्लड है वो बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है। अब इसमें वाल्व्स की जरूरत होती है। वाल्व जैसे मान लो ये वाल्व है, तो अब ब्लड जो ऊपर गया है वो वापस पीछे नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड तो कम है ना, ब्लड की फ्लो की स्पीड कम है, तो पीछे आ सकता है, चांसेस हैं। इसीलिए रिस्क ना लेते हुए यहाँ पे हमारी जो वेन्स होती है उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ब्लड का जो फ्लो है वो यूनि डायरेक्शन को रखते हैं, ठीक है, वो उसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, उससे बचाते हैं।
ठीक है। सो ये कारण है इसका। आप रीजन देखो, ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, हार्ट से ब्लड आर्टरीज के थ्रू हाई प्रेशर में जाता है, एंड हेंस टू बियर दिस प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है ब्लड का, ठीक है। वीन्स हैव वाल्व्स, क्यों होते हैं वीन्स में? टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। क्लियर हो गया। सो बहुत ही दोनों ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। तो 3 मीडियम है, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिए 1.6, 1.8, 1.5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतना वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने वाला है, ये चीज आपको पता है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन अ ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। तो ठीक है भाई, दो लाइट की रे हैं, एक ए टू बी जा रही है, एक बी टू सी जा रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं, इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो जैसे कि मान लो ये आपका पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है। अब कौन सा ऐसा है, पहला ये आपका पहला केस है, ये दूसरा केस है। इन दोनों केस में से कौन से केस में जो आपके लाइट की रे है वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी, यानी कि मान लो अगर ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो वो उसके टूवर्ड्स बेंड होने वाली है। वो कौन सा केस होने वाला है तो वो आपको बताना है। अब यहाँ पे इसका कारण क्या होगा, देखो आपकी लाइट की रे नॉर्मल के टूवर्ड्स कब बेंड होगी, जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, है ना। आप खुद सोचो कि एयर से वाटर में अगर लाइट रे जाएगी तो वो रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो जो आपकी लाइट की रे होगी वो जो आपकी नॉर्मल है उसके टूवर्ड्स बेंड होगी। और अगर डेंसर से अपोजिट केस में कि डेंसर से अगर रेयरर में जा रही है, वाटर से एयर में अगर आपकी लाइट की रे जा रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो उसका जो उसका बेंड होगा वो किसकी तरफ होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन किसका है, टूवर्ड्स वाला है। तो नॉर्मल की तरफ कब बेंड होगी, जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी। अब रेयरर से डेंसर में पता लगाना है। ए टू बी में देखें तो ये आपका 1.6 है, ये 1.8 है, तो रेयरर ये है और ये उससे ज्यादा डेंसर है। तो ए टू बी यानी कि रेयरर से डेंसर में आपकी जो लाइट रे है वो जाती हुई हमें दिख रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए टू बी होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो रीड भी करते हैं। When light travels from an optically rarer to an optically denser medium, तब क्या होता है, it moves towards the normal, ठीक है। और हमने देखा NB क्या है, ग्रेटर देन N है, NB के यानी कि 1.8 is greater than 1.6, hence the light ray will bend towards the normal on passing through medium A to B। अगला क्वेश्चन है, in which case does the speed of light increase in the second medium, यानी कि जब आपकी लाइट रे, ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है, पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई, पहले मीडियम से बढ़ गई, फर्स्ट से सेकंड में गई, स्पीड बढ़ गई लाइट की। ऐसा कब होगा, जब वो डेंस मीडियम से, ये डेंस होगा और ये रेयर मीडियम होगा, तो डेंस से जब रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि वो कम डेंस है। जो रेयर मीडियम है वो कम डेंस है ना, तो इसलिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमें डेंस से रेयर वाला केस देखना है। कौन सा है डेंस से रेयर, ए टू बी देखें तो रेयर से डेंस है, बी टू सी देखें तो ये 1.8, देखो से रब कर देता हूं, बी टू सी में 1.8 से 1.5 जा रहा है, यानी कि डेंस से रेयर जा रहा है। तो इसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी वो सी वाले मीडियम में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विच इज बी टू सी, बिल्कुल ये आपका आंसर है इसका। द स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी सिंस NC is smaller than NB and V is equal to C upon N। C क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट है एंड द स्पीड ऑफ लाइट रे विल इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है एज कंपेयर टू B। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 3 equal pieces। आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, पीस ऑफ द वायर है जैसे ये, तो इसे आपने 3 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के, जो आपकी रेजिस्टेंस होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब इसका क्या मतलब है कि हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया बेसिकली,
ऐसे हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है। अब इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बतानी है। अगर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 रेशियो R, ठीक है। तो पहले देखो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, R होगी। जब हमने इसे 3 इक्वल पार्ट में कट करके पैरेलल सर्किट में लगा दिया, फिर हमने इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको मान लिया R1। अब R1 किसके इक्वल होने वाली है, देखो R1 की अगर मैं रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, इट विल बी R, ये भी R/3 है, ये भी R/3 होगा और ये भी R/3 होगा, क्योंकि वैसे इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, पूरे वायर की R रेजिस्टेंस हमने मान ली, फिर हमें 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो उसे भी हमें एक एक पार्ट को R/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस भी R/3 हो चुकी है। अब हमें इसकी रेजिस्टेंस निकालनी, क्या फॉर्मूला होगा, इट विल बी 1/R1, रेसिप्रोकल कर देंगे, सो ये हो जाएगा 1/R/3 यानी कि 3/R हो जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R1 विल बी इक्वल टू 1/R/3। फिर आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3/R हो जाएगा, ठीक है। सो 3/R, ये भी 3/R और ये भी 3/R, ठीक है। तो फिर आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू 9/R आपका यहाँ पे सॉल्व होके आ गया। सो R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, विच इज R/9। तो R/9 आ गया और रेशियो आपका किससे पूछा है, R1 रेशियो R का रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/9। तो ये आपका सिंपल सीधा आंसर है एंड ऐसे आप इसे सॉल्व करने वाले हो। कंसेप्ट क्या था कि रेजिस्टेंस आपकी डिवाइड हो गई, आपने वायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, आपकी रेजिस्टेंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये यहाँ पे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी तो फॉर्मूला था सीधा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका और पार्ट में क्या क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेफर टू द इमेज बिलो एंड स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर आउटसाइड द मैग्नेट। What happens to the magnetic field when the current is in the current is reversed? अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, इसमें कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे हम आपके कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। इसका देखो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर जो आपका कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जितना आप उसके पोल्स के पास आओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। आप इसे रीड करो, जितना आप उसकी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर दी पोल्स, और जैसे जैसे आप इन पोल्स से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दूर जाते जाओगे, आप देख रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे दूर होती जा रही है, बड़ी होती जा रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आप और दूर जाओगे और कम हो गई स्ट्रेंथ, और दूर जाओगे और कम हो गई स्ट्रेंथ, और जितना जितना यहाँ पे पास आते जाओगे यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि आप पोल्स के पास हो, ठीक है। तो इसका यही रीजन है जो आपको ध्यान रखना है कि जितने कंडक्टर के पोल्स के पास होगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ये क्या होता है, ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे हम क्लॉकवाइज अगर करवाएं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो क्या होगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड। बिल्कुल, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया, 2 मार्क्स आपको मिल गए। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं 26th क्वेश्चन। सो 26th क्वेश्चन है स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यार ये गिवन फूड चेन है, देखते हैं। लीफ है, उसे कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को कैमेलियन खाता है, एंड कैमेलियन को स्नेक खाता है, स्नेक को मंगूस खाता है। तो ये आपकी गिवन फूड चेन है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल्स, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो ये आपसे क्वेश्चन, आप देखो सबसे पहले तो आपको जानना है कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कौन सा ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, कैमेलियन वाला, ठीक है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, और आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जिसको आपका दूसरा नाम क्या है, विच इज आर दी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कहां पे लिखा है, प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे 100 जूल की एनर्जी है, तो आपका प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी। अब हम जानते हैं कि यार जो आपके ट्रॉफिक लेवल पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो 10% एनर्जी आगे बढ़ती है, यानी कि अगर यहां पे मान लो 10,000 जूल की एनर्जी थी तो आगे कितनी बढ़ेगी, इसका 10%, इसका 10% यानी कि 1000 जूल्स। अब अगले ट्रॉफिक लेवल कितनी बढ़ेगी,
100 जूल, इसका 10% कर लो 100 जूल्स। तो यही तो है क्वेश्चन में, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे 100 जूल्स की एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी होगी? 10,000 जूल्स की एनर्जी होगी, विच इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अगला, is it possible to have 2 more trophic levels in this food chain just before the 4th trophic level, यानी कि इससे जस्ट पहले, जो आपका स्नेक से जस्ट पहले 2 ट्रॉफिक लेवल और आ सकते थे। अब आप मुझे खुद बताओ कि 100 है, 100 के बाद 10 जूल, उसके बाद 1 जूल, अब आप उसके बीच में 2 जो हैं ट्रॉफिक लेवल और डाल रहे हो, तो 0.1 जूल और ये 0.01 जूल, ये कोई एनर्जी होती है क्या? इससे क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म का पेट भरेगा? सिंपल भाषा में ये है कि 0.01 जूल से क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे तो सक्सेसिव एनर्जी भी उतनी कम होती जाएगी ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है, तो और ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हम नहीं डाल सकते क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगी एनर्जी की। ठीक है, सो नो, इसका आंसर क्या है? नो, सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, 10% ही जा रही है आगे, 90% तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम कर रहा है, दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर द 4 ट्रॉफिक लेवल्स, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भैया हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, अब शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। तो यहाँ पे थर्मेट रिएक्शन आपको दिया गया है, रिएक्शन याद कर लो। इसमें से पिछली बार मेरे बोर्ड एग्जाम में केस बेस्ड का क्वेश्चन आया था और यही मैंने अटेम्प्ट किया था। मेरे को ये टॉपिक बहुत इजी लगता है। देखो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, रेलवे ट्रैक्स का जो आयरन होता है वो कैसे बनता है? वो थर्माइट रिएक्शन से ही बनता है। क्यों? क्योंकि थर्माइट रिएक्शन में आपको आयरन का बनाना है रेलवे ट्रैक। तो अब आयरन को आप उसकी फॉर्म को कैसे चेंज करोगे? ठीक है, आयरन बना बनाया रेलवे ट्रैक की फॉर्म में तो नहीं आता, तो आपको क्या करना है? आयरन को मेल्ट करना है और उसे मेल्ट करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी हीट, और वो हीट कहां से आएगी? थर्मिट रिएक्शन से आएगी। ये जो हीट आपको यहां पे दिख रही है ना, इसी हीट से तो आयरन आपका मेल्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है? एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इसका आंसर होगा द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन एज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि बहुत सारी हीट इसमें रिलीज होती है। अगला, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। MnO2 था, मैंगनीज डाइऑक्साइड, किस में चेंज हो गया? मैंगनीज में, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हीट इतनी रिलीज हुई है कि मैंगनीज सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये MnO2 से Mn बना है, तो ये रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हटा है। ऑक्सीडाइज क्या हुआ है? एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि रिएक्शन बाद एल्यूमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है Al एल्यूमिनियम और रिड्यूस हुआ है आपका MnO2। ठीक है, अब अगला है, गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्मिट रिएक्शन। क्योंकि एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसीलिए हम इसे थर्मिट रिएक्शन में यूज करते हैं, और क्योंकि ये रिएक्ट करके बहुत सारी हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, सो Al जो एल्यूमिनियम इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन या फिर मैंगनीज। क्लियर हो गया? एक बात और थी यहाँ पे कि जो मेटल Mn है और Fe है, मैंगनीज और जो आपका आयरन है, या फिर आप आयरन कह सकते हो, जिससे आपका रेलवे ट्रैक बनता है, वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, मोल्टन फॉर्म में रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि हीट इतनी सारी रिलीज हुई है कि जो आयरन है वो पिघल जाता है, और वही हमें चाहिए, इसे थर्मिट रिएक्शन हम कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 28 क्वेश्चन है, एन एलिमेंट M विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो ये कौन सा आपका एलिमेंट हो जाएगा? 2 + 8 10 + 3 13 एटॉमिक नंबर किसका है? एल्यूमिनियम का है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। तो यहां से आपका आ गया एल्यूमिनियम कंबाइन सेपरेटली विद क्लोरीन एंड सल्फेट, यानी कि किसकी बात हो रही है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड है आपका। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, लो जी लिख दिए। यहाँ पे M क्या है? M है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो M की जगह Al लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये हो जाएगा आपका AlCl3 आपका पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है Al2 एंड SO4 और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा आपके 2 कंपाउंड, पहला और दूसरा। Predict with suitable reason the nature of the bond formed by element M in general and how will the electrical conductivity of the compound formed vary with respect to M, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम है। So M यानी कि एल्यूमिनियम इन जनरल फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो इसके क्या, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3+ होगी ना, क्योंकि इसके पास 3 है। अब ये या तो कितने इलेक्ट्रॉन ले? 5 इलेक्ट्रॉन, वो तो लेगा नहीं ऑब्वियसली। जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, उन्हें वो डोनेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3+ की वैलेंसी हो जाएगी। तो कैसे बॉन्ड
नहीं बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। इट कैन एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 2,8 बाय लूजिंग इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 3 का, टू फॉर्म M3+ कैटायन यानी कि Al3+, ये आपका कैटायन बनेगा। कंपाउंड फॉर्म विद विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड मोल्टन स्टेट। अब इसकी कंडक्टिविटी का भी सवाल पूछा है, तो ये कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जिसके जो कंपाउंड हैं, ये जो इसके कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। इसका भी रीजन है क्योंकि आयंस क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, और आयंस जो होते हैं ना वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो ये लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29th है, सॉरी इसी का और पार्ट में क्वेश्चन है, अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स। तो भाई एक मेटल, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना, एक्स नाम का मेटल, एक्स नाम का कंपाउंड है, या बेकिंग सोडा की जो एसिड बेस वाला चैप्टर है ना, उसमें जो लास्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्ट दिए, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, उससे रिलेटेड उसमें ना ऐसे सवाल बहुत आते हैं। एक्स करके वाई देखे से नाम दे देंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे देंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन से कंपाउंड की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ के जाना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने आपको दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल एक्स है, रेडिश ब्राउन कलर का है। जब इसे हम हीट करते हैं एयर में, यानी कि O2 से, बेसिकली हीट करने का मतलब होता है O2 से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या देगा, एक ब्लैक कंपाउंड देगा Y। ठीक है भाई, विच व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स X बैक। और जब आप उस ऑक्साइड का जो कंपाउंड बनेगा उसको जब आप H2 की प्रेजेंस में हीट करोगे, वापस वही आपका X कंपाउंड जो आपने शुरू में लिया था वो बन जाएगा। X को हम रिफाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ X इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। आइडेंटिफाई X एंड Y। अब देखो, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी हम इसे यूज करते हैं, तो कौन से कंपाउंड होंगे आप बताओ। कॉपर है, कॉपर एक ऐसा मेटल जिसका जो कि मेलिएबल भी है, डक्टाइल है, जिसको हम वायर्स में यूज कर सकते हैं, कॉपर की वायर्स होती है, आपने सुना होगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है। इसको जब हम एयर की प्रेजेंस में, यानी कि Cu का जब रिएक्शन होता है एयर में, यानी कि O2 के साथ, तो क्या बनता है आपका CuO, एक कंपाउंड बनता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका कंपाउंड X क्या है, कॉपर है, Y क्या है, CuO है। ठीक है, तो और आपका डायग्राम क्या है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एक्स। कॉपर को रिफाइन करने का प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, उसका डायग्राम यहाँ पे बनाना है। ये रहा आपका सर्किट, ये रहा आपकी कैथोड की ट्यूब, ये रही एनोड की ट्यूब। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई तो जो आपकी कैथोड है, जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप है, ये इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप है, और अब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जो कॉपर का पॉजिटिव आयंस थे वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, जो आपकी प्योर कॉपर की जो आपकी ट्यूब है उस पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, आपका जो प्योर कॉपर है। ठीक है, और एनोड में से जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाएंगी, एनोड मर्ज जिसका नाम होता है, ये आपकी इंप्योरिटीज हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी एनोड थी वो इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप थी, इसमें इंप्योरिटीज भी थी, इसमें प्योर कॉपर भी था। जो प्योर कॉपर है वो तो कैथोड पे जाके जमा हो गया, और जो इंप्योरिटीज थी वो नीचे जाके इकट्ठी हो गई। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस, ये डायग्राम याद कर लो। आगे बढ़ जाते हैं, 29th क्वेश्चन, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, आयोडाइज सॉल्ट हमें रिकमेंड करते हैं इसमें जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो। उसका रीजन क्या है भाई, क्यों, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस। क्यों, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, हमारी बॉडी में थायरोक्सिन नाम का एक क्या है, हार्मोन है, जो कि हमारी बैलेंस ग्रोथ में हेल्प करता है, उसे सीक्रेट करवाता है। यानी कि आयोडीन की मात्रा अगर बॉडी में एक सही में होगी, अब ऐसा नहीं कि ज्यादा ही आयोडीन कंज्यूम कर लिया फिर तो आपको गोइटर जैसी डिजीजेस हो जाएंगी, लेकिन आयोडीन अगर एक अच्छे अमाउंट में आप ले रहे हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन है वो एक अच्छी अमाउंट में आपका रिलीज होगा और आपकी बॉडी की एक बैलेंस्ड ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। थायरोक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, विच एंडोक्राइन ग्लैंड, लो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला यहाँ पे पॉइंट है, थायरोक्सिन क्या करते हैं, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस ग्रोथ में बेस्ट बैलेंस ग्रोथ ऑफ द बॉडी इसमें होती है जब एक अच्छे अमाउंट में थायरोक्सिन रिलीज होता है। और ये कब होगा, जब आप आयोडीन एक सही मात्रा में कंज्यूम करोगे, इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट डॉक्टर्स द्वारा हमें रिकमेंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो, किसी भी फैमिली में लड़का होगा या लड़की होगी, उसके चांस क्या है, 50-50 चांस है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जो आपके
एक होते हैं 23 पेयर ऑफ टोटल होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब 22 पेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो आपका 23rd पेयर है क्रोमोसोम्स का, उनका नाम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम नाम होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्स क्रोमोसोम इन्हें हम कहते हैं। और ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं पेयर्स। फीमेल में होते हैं XX और मेल में होते हैं XY, ठीक है। अब देखो बोथ कॉल्ड एक्सेस हो गया, बट men have a mismatched pair of sex chromosome in which one is normal sized X chromosome और दूसरा होता है Y, यानी कि XY होता है मेंस में। A child receive one chromosome और जो चाइल्ड होता है उसको एक क्रोमोसोम मिलता है मदर का, एक क्रोमोसोम मिलता है फादर का। अब मदर से तो X ही है, दोनों ही X है तो X ही आने वाले मदर से, तो कंफर्म्ड है। अब फादर से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। अगर X आया तो XX यानी कि गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगी। अगर फादर से Y आया मान लो तो XY यानी कि बॉय चाइल्ड का बर्थ होगा। तो ये है, और चांस क्या है, चांस डिपेंड कर रहा है फादर पे, तो चांस कितना है, 50-50 है। X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है, तो चांस क्या है, 50% है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। देयर आर 50-50 चांसेस। कहाँ पे लिखा है देखो, 50% चांसेस ऊपर लिखा हुआ है। देयर आर 50% चांसेस दैट अ गर्ल मे बी बॉर्न एंड 50% चांसेस दैट अ बॉय मे बी बॉर्न, ठीक है। सो अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर, यानी कि मदर से तो एक्स क्रोमोसोम आया, अगर फादर से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया तो गर्ल चाइल्ड, अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो इट विल बी अ बॉय। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका, 3 पार्ट्स है। ऐसा भी होता है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पार्ट्स आपको दे दिए, अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट आता है तो छोड़ दिया पूरा क्वेश्चन, जितना पार्ट आता है वो अटेम्प्ट करो, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब इसका रीजन है क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि भाई स्पीड ऑफ द लाइट प्लस जो मीडियम में, यानी कि जो आपका मीडियम, जो भी मीडियम है उसमें जो स्पीड की लाइट है, मान लो मैं इसको क्या मानूं, n मान लेता हूं। अब कोई जो मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो ऑब्वियसली कम होने वाली एयर से, ये तो मानते हो ना। अब एयर में मान लो कुछ x स्पीड है, x की स्पीड है, और जो मीडियम में है वो उससे तो कम ही होने वाली, x से कम होगी, ठीक है। तो x माइनस समथिंग होने वाला है, कुछ समथिंग होगा। तो जब आप x को उस x माइनस समथिंग से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। जब ऊपर बड़ी वैल्यू होती है और नीचे छोटी वैल्यू होती है तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, आपको 1 से ज्यादा आंसर आता है ना, 1 पॉइंट समथिंग आता है। इसीलिए यही इसका रीजन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर में एयर की स्पीड की वैल्यू है और वो ज्यादा होगी हमेशा मीडियम से। तो ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, तो डिवाइड करने पे हमेशा वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर आएगी। ये इसका रीजन है, ठीक है। आगे आप इसका आंसर भी रीड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। एयर में हमेशा स्पीड ज्यादा होगी मीडियम से, तो डिवाइड करने पे वैल्यू हमेशा जो रेशियो है वो ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। तो यहां से आपकी लाइट रे आई, ये आपका सेमी सर्कुलर प्लास्टिक का ब्लॉक है, इसको टच करी, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला। अगर आप नोटिस करो ये सीधी इसकी स्ट्रेट गई है, लेकिन यहाँ पे टच करने के बाद आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछा है। क्यों इसका रीजन है कि यहाँ पे जो आपकी लाइट टकराई आपकी इसकी जो प्लास्टिक बॉक्स है, इसमें जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जो लाइट रे का, वो बहुत ही नॉर्मल है, मिनिमल है, या फिर आप उसे नेग्लिजिबल कह सकते हो। इस वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखोगे यहां से जैसे ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गई तो क्या हुआ, आपकी लाइटें डिफ्लेक्ट हो गई पाथ से और नॉर्मल से अवे चलेगी, है ना। ये नॉर्मल है, लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी, ये क्या हुआ, नॉर्मल से अवे चली गई, मुड़ गई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन था, इसमें डायग्राम आपको बनाना था, तो ये आपका डायग्राम हो गया, आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर देना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक ही लॉ हमने पढ़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद होगा। इसी में हमें करंट का हीटिंग इफेक्ट समझाया गया, और तो कोई इतने लॉज है नहीं। 11th में आओगे बहुत सारे लॉज होंगे, लेकिन 10th में बस बहुत ही सिंपल बेसिक सादा कंसेप्ट है। यहाँ पे जूल्स लॉ इसका आंसर हो जाएगा। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स द हीट डेसिपेटेड अक्रॉस, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है I²
आर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका फॉर्मूला है इसका। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, आई क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, आर है आपका रेजिस्टेंस, टाइम है आपका, ये क्या है आपका टाइम पीरियड है जिसमें जो आपका करंट है वो वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये आपका एक्सप्लेन करता है क्रॉस अ रेजिस्टर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके, जो आपकी हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पीरियड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये आपका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी इसकी लेंथ पे, इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, ये मान लो इसकी लेंथ है, एक और दूसरा कंडक्टर है मान लो, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ इससे भी ज्यादा है, ये मान लो L1 है, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, है ना। अब सॉरी उल्टा बोल दिया, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि आपको ज्यादा बाधाओं से अब आप खुद सोचो ना, जो वायर में करंट फ्लो होता है उसमें थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती है बीच में, कोई मॉलिक्यूल टकरा दिया, तो ऐसा है, आप इसको ऐसा समझो, अब ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस आपको सहनी पड़ेगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम रेजिस्टेंस आपको सहनी पड़ेगी, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पे भी डिपेंड करता है, जितना मान लो अब ये वायर है, ठीक है, अब मान लो एक ये वायर है, मोटी वायर है, ठीक है, ज्यादा एरिया है फ्लो करने के लिए, तो अब रुकावटें होंगी भी, तो करंट के पास रास्ता है निकलने का, ज्यादा रास्ता है, ज्यादा मोटी वायर है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जितनी मोटी वायर, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी कम रेजिस्टेंस, बिल्कुल। लेकिन जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, समझ आ गया। तो ये हो गया। एंड किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, हर एक मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। एलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल मेटल्स। और एक और फैक्टर है, ये भी आप लिख सकते हो, 3 फैक्टर लिखने हैं, बेसिकली 2 लिखना है बस, इनमें से आप चूज कर सकते हो, या फिर एक और है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन। अनन्या रिस्पॉन्डेड टू दिस क्वेश्चन, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस with metallic bodies are connected to the mains through 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected with 2-pin plug। तो अब यहाँ पे देखो 3 प्लग होते हैं, 3 वायर्स होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर का कलर क्या होता है, रेड कलर, न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक कलर, और आगे जो अर्थ वायर होती है उसका कलर होता है ग्रीन कलर। अब कहीं पे 3 वायर होते हैं, कहीं पे 2 वायर होते हैं, रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे अनन्या ने आंसर दिया 3-पिन कनेक्शंस में हीट रिड्यूस हो जाती है, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे रोल आ जाता है अर्थ वायर का कि इधर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट। पहली बात तो इनका आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट है। जस्टिफाई अगर हम करें तो जो अर्थ वायर है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं लगाई गई है, और इसका रीजन क्या है, अर्थ वायर का क्या काम होता है, वो बेसिकली जो आपका एक्स्ट्रा करंट है ना, जो आपके मेटेलिक अप्लायंस में से फ्लो कर रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने दिया तो उससे क्या होगा, डिवाइस आपका खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा करंट अर्थ वायर के थ्रू हमारी अर्थ तक चला जाए, अर्थ वायर का काम ही यही होता है, एक्स्ट्रा करंट को अर्थ तक लेके जाना और उसमें डेसिपेट कर देना, यानी कि आपका जो अप्लायंस है, जो आपका फ्रीजर है, उसको कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद मेटेलिक बॉडीज नीड एन अर्थ वायर व्हिच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। इसीलिए जो करंट है, जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हुआ गलती से, वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है और आपके अप्लायंस सेफ रहता है, ठीक है, इन केस देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ करंट थ्रू दी बॉडी ऑफ अप्लायंस, ठीक है। अगला ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का क्या काम होता है, फ्यूज बेसिकली जो आपका एक्स्ट्रा करंट है ना, मान लो ज्यादा करंट एकदम से आ गया वायर में, तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे आपका अप्लायंस खराब नहीं होता। द फ्यूज मेल्ट व्हेन देयर इज ओवरलोडिंग ऑफ द करंट। जब ज्यादा करंट आ जाएगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसे ही पूरा फ्यूज का सिस्टम काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे हमने हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल 1 शॉट वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू इट, ये फ्यूज का काम होता है।
है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन 34th क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताओ ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था? कार्बन एंड कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब मीथेन CH4 और क्लोरीन का रिएक्शन होता है तब क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पे क्या कर देता है, हाइड्रोजन की एक टाइप से जगह ले लेता है, उसे सब्स्टिट्यूट कर देता है एक हाइड्रोजन को। देखते हैं, तो इसके सपोर्ट रहमात्स व्यू विद सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, एक बार तो उसकी जो बात है उसको वैलिडेट कर देना है कि हाँ भाई रहमात बात बिल्कुल सही बोल रहा है, और रिएक्शन लिख देना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, ये तो 3 आपको ऑप्शन देके आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला आंसर देखो, रहमात्स ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट दैट द हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हेटेरो एटम दैट इज क्लोरीन। आप देख सकते हो यहाँ पे CH4 और Cl2 का रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन के बाद क्या बच गया, CH3, यानी कि एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। तो 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन बच गया और एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, तो HCl बन गया एंड CH3Cl बन गया। तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के यहाँ पे ये एग्जांपल भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्लोरीन की जगह क्या आ गया, O और H आ गया। वैसे ये भी कुछ एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। आगे बढ़ जाते हैं, बी पार्ट है इसका, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ब्राइन सोल्यूशन यानी कि देखो जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हो, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन भी बनता है। बिल्कुल, राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं, देखो एक तो NaOH है एंड हाइड्रोजन है, इनके यूजेस आपको देने, एक एक यूज आपको देना है। आपको 4 यूज यहाँ पे दे दिए हैं, इनमें से कोई 1 आपको ले लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का कोई एक यूज आप ले लो, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग या आर्टिफिशियल फाइबर। हाइड्रोजन की भी बहुत सारी यूज है, इसे एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, मैर्जरीन में यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फ्यूल वाला आप लिख लेना, ये इजी है, एक एक आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, सो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका और पार्ट में क्या क्वेश्चन है। Rena while doing a certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell with the substance Y which is used as an industrial solvent। क्या लिखा है, while doing certain reaction he observed that heating of substance X with vinegar like smell with the substance Y and in the presence of cone, in the presence of concentrated sulfuric acid on a water bath gives a sweet smelling liquid Z having molecular formula C4H8O2। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा किसकी यहाँ पे बात हो रही है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, हमने कार्बोनेटेड कंपाउंड में कौन सा सब्सटेंस पढ़ा था, बिल्कुल एस्टर इसका नाम है, एस्टर इसे हम कहते हैं, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा Z गिव्स बैक टू द सोडियम सॉल्ट ऑफ एंड द कंपाउंड Y। तो यार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहद ईजी है अगर आपने एस्टर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। अब देखो सबसे पहले है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसे हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ सब्सटेंस X, तो हम जानते हैं जब हम इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH को हीट करेंगे विद अ सब्सटेंस Y यानी कि अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे अल्कोहल और एसिड, इथेनोइक एसिड का हमने रिएक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में यही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे जब इथेनोइक एसिड और आपका जो क्या है, जो आपका इथेनोइक एसिड है और जो आपका इथाइल अल्कोहल यानी कि जो आपका अल्कोहल है उसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है। और जब आप इस एस्टर का रिएक्शन करोगे तो जब आप जिस Z सब्सटेंस को वापस जब आप हीट करोगे, व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा Z गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ एंड द कंपाउंड Y। तो ये आप रिएक्शन देख सकते हो, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन जब होगा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। और जब इस एस्टर को आप ट्रीट करोगे सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, वापस आपको C2H5OH यानी कि ये क्या आपका, ये आपका है अल्कोहल प्लस एंड CH3COONA, और ये क्या, ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, ये भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन आपको सारे याद रखने हैं जो कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के लास्ट में दिए हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन था आपका डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, गिवन बिलो अ सर्टेन सिचुएशन एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इंपैक्ट ऑन अ पर्सन। फर्स्ट है टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्कॉटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या लिखा है कि एक मेल बॉय के जो टेस्टिस हैं दे आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्कॉटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक, तो क्या होगा। अब देखो आपको क्या पता है, हमें पता है कि जो टेस्टिस है
उसके अंदर जो स्क्रोटम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसका अगर वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है तो इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, ऑब्वियसली स्पर्म फॉर्मेशन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर, और जो स्क्रोटम है वो एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बेसिकली इसका ये मतलब है। अगला, वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। प्लग्ड यानी कि वो रुक गया है। वास्ट डिफरेंस इज अ पैसेज फॉर ट्रांसफॉर्म स्पर्म, सो स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर। ऑब्वियसली ये एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो स्पर्म्स है वो पास करते हैं। अब वो ट्यूब भी अगर आपने प्लग कर दिया यानी कि ब्लॉक हो गई किसी भी कारणवश, तो आपके स्पर्म्स फ्लो नहीं होंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे। अगला है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइल्स। अब बेसिकली अगर आप देखो ना इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली हर एक पार्ट की ना इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है कि इनका काम क्या है, अगर ये ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली आपको बताना क्या है कि इनका काम क्या है। ठीक है, अब क्या प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइल्स, इनका क्या काम होता है, ये आपके सेमेन, देखो बेसिकली जो स्पर्म्स है वो सेमेन में एक लिक्विड कैसे बनता है, क्योंकि उसमें ये जो ग्लैंड्स आपके प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये अपने सिक्रीशंस इसमें देते हैं। ठीक है, व्हेन प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइल्स आर नॉट functional, they will not add secretion for nourishment and medium for the transport of sperms। यही मैंने आपको बताया। अगला है एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। अगर ह्यूमन फीमेल बॉडी में एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये एक प्रोसेस है जो मैं पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन वाला, ये इससे रिलेटेड होगा। व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, देन द थिक एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स एंड फिर वो फ्लो आउट हो जाती है थ्रू द वेजाइना एंड ब्रेक्स लीडिंग टू डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मैंने आपको शुरू में बता दिया था किससे रिलेटेड है, वो आपको मेन जो की पॉइंट है वो पहचानना है, फिर तो आप डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन अगला है, क्वेश्चन क्या है, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। अब देखो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जो आपका बेबी है, जो आपका एम्ब्रॉय है, उसको नरिशमेंट देना, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। वो न्यूट्रिशन कहां से आता है, मदर में से आता है। अगर प्लेसेंटा सही से अटैच नहीं होगी उससे तो क्या होगा, क्या न्यूट्रिशन सही से जाएगा, नहीं जाएगा बेबी में, तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रॉय अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ व्हिच कुड हैव सीरियस इंप्लीकेशंस एज वेल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और पार्ट में क्या क्वेश्चन है, A doctor has advised Sameer to reduce sugar intake in his diet and do regular exercise after checking his blood test report। तो ठीक है भाई, समीर को बोला है कि ज्यादा शुगर वाले फूड को कंज्यूम मत करो, डॉक्टर ने एडवाइस दी है। Which disease do you think Sameer is suffering from? So suffering ये तो कोई भी बता देगा कि अगर डॉक्टर ने शुगर खाने से मना किया है तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो कौन से डिजीज से सफर कर रहा है, डायबिटीज से सफर कर रहा है। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। सो कौन सा यहाँ पे हार्मोन की बात हो रही है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो पेंक्रियाज ये क्या है, ये ऑर्गन है जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अगला क्वेश्चन है बी है, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। अब कौन सा हार्मोन प्लांट में, एक तो होता है जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, एक ग्रोथ के अगेंस्ट जो हार्मोन्स काम करते हैं। देखो जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं वो तो है साइटोकिनिन्स, ये आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। ऑक्सिन्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। गिबरेलिन्स आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, जो ग्रोथ को रोकता है, वो है एब्सिसिक एसिड। ये एक ही है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, द अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में से, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो फिगर आपको दिया हुआ है, ये वाला फिगर है, इसमें कौन सा लेंस आपको दिख रहा है, देखो ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव यानी इसमें केव बना होता है, कॉन्वेक्स यानी जो बाहर की तरफ होता है, ऐसे आप इसे याद रखोगे। तो इस केस में कॉन्वेक्स लेंस है, पहले का आंसर हो गया। अगला है, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन शो विद कैलकुलेशन वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे देखो इमेज कहाँ बननी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है इससे 7 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि यहां से अगर मैं 7 मीटर का डिस्टेंस ले लूं तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा, तो ये आपकी इमेज की वी दे दिया आपको। अच्छा, इमेज आपकी बनी है 7 मीटर पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपको वी दे दिया है, फोकल लेंथ आपको पता है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है u, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप लगाओगे लेंस के लिए, क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। लेंस वाला लगाना भूलना मत, कहीं मिरर वाला लगा दो। फिर आपको v दिया है, f दिया है, वैल्यू से पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज -17.5 मीटर।
ठीक है। थर्ड में आपको एक डायग्राम बनाना था, ये जो पूरा का क्वेश्चन दिया था ये डायग्राम आपको यहाँ पे बना देना है। ये है ऑब्जर्वर और यहाँ पे है आपका ये जो आपकी इमेज है, ठीक है। सो यहाँ से हो गया हमारे ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं हमारा और वाला क्वेश्चन चॉइस में है। अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि आपका एक कॉनकेव मिरर है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये आपका एक ऐसा कॉनकेव मिरर है। अब बोला क्या है, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे यहाँ पे एक पेंसिल रखी है। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 5, ठीक है। एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि V आपको निकालना है। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है ये याद रख लेना, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पे हमारे पास f नहीं है, अब आप कहोगे लेकिन क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 40 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, यानी कि 40 का हाफ 20 हो जाएगा। तो f है आपके पास। और क्या आपको दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपको दिया है, v यहां पे आपको निकालना है। वैल्यूज को पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.67। अब यहां पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी ध्यान रखना। जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने -5 लिया क्योंकि इस साइड क्या होता है नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था ना, वही सेम सिस्टम है। इसे ओरिजिन मानो, ये साइड आपको क्या लेनी है नेगेटिव, ये साइड आपको लेनी है पॉजिटिव। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि इस साइड इमेज आपकी बनने वाली, बैक ऑफ द मिरर बनने वाली है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो यहां से हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन आपसे पूछा है h2/h1 = -v/u। हमारे पास v भी है और u भी है, वैल्यू को पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 4/3 विच इज द साइज या फिर मैग्निफिकेशन। अब इसका एक डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी जो इमेज यहाँ पे बनी है मैग्निफाइड एट द बैक ऑफ द मिरर बनी है। आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर ई पे हम आ चुके हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन वाली ये आपकी एक्सरसाइज है। स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ हिंट्स दिए हैं, ये आप देखो 5 हिंट्स आपको दिए हैं और आपको कुछ 3 ए है, एक सी है एंड एक आपका एफ है ना। ए सी एंड एक और है ना आपका एफ है, ये रहा एफ। तो ये 3 सब्सटेंस के आपके नाम आपको निकालने हैं। कैसे आप पता करोगे, आपको कुछ हिंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो पढ़ के आपको सब्सटेंस के नाम पता करने हैं। तो देखो पहला है सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। C has 2 carbon atom, 2 कार्बन एटम है and C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification। यहीं से आपको कंपाउंड का नाम मिल जाना चाहिए। और ये कब पता चलेगा, जब आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड की जो सारे हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था वो पढ़ा होगा ना, तभी आंसर कर पाओगे, वरना कोई चांस ही नहीं है कि आप कंपाउंड का नाम बता दो। और ये टॉपिक मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की। 1 शॉट है, आपके 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। सारे वीडियोस 1 घंटे का लेक्चर आपको चाहिए, वो भी अपलोडेड है, बस पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से आपने पढ़ लिया। सब्सटेंस सी क्या है, प्रिजर्वेटिव है, 2 कार्बन एटम है और बनता कैसे, ए का रिएक्शन जब हम करते हैं इसकी प्रेजेंस में ही, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, तभी हमें सी मिलता है। मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल या बेंजीन। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए। ए को जब हम हीट करते हैं तो हमें एफ मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ ये गैस फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। तो सी हैज 2 कार्बन एटम्स, तो यहां से हमारा ए क्या होगा, ए हो जाएगा आपका इथेनॉल या फिर आप एल्कोहल इसे आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हमें मिलेगा सी। और क्या होता है जब यहाँ पे इथेनॉल का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ होता है तब आपको मिलता है आपका सी विच इज दी CH3COOH, ठीक है, तब आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे ए है आपका इथेनॉल, देखो CH3CH2OH ये है आपका इथेनॉल। इसका जब रिएक्शन होता है एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में तो तब हमें मिलता है हमारा सी विच इज CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया। आपने क्या बता दिया, आपने ए बता दिया और सी बता दिया। सो ए है आपका इथेनॉल। अब एफ कैसे पता करेंगे, आ जाओ एफ के बारे में पढ़ते हैं। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए। ए क्या है आपका इथेनॉल, इथेनॉल को हीट करके हमें एफ मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम ए को अल्कोहल को हीट करते हैं, इथेनॉल को हीट करते हैं, तब हमें एफ मिलता है। और वो एफ क्या है, आपका इथीन है। आप ध्यान से देखो CH3CH2 को जब हम हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ये क्या आपका C
2H4 और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द इथीन। तो आपको इथीन मिलता है प्लस H2O। तो आपका जो F है, F क्या है आपका, इथीन है, A आपका इथेनॉल है और C क्या है आपका CH3COOH है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे क्या और में क्या क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या क्या है, पहले तो आपको IUPAC नेम दे थे A एंड F के, तो A भी दे दिया आपने, F भी दे दिया, रिएक्शन भी लिख दिया। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंजेस टेकिंग प्लेस फ्रॉम A टू C। A टू C यानी कि आपका A क्या है, इथेनॉल है, एंड C क्या है, C आपका CH3COOH है, तो वो रिएक्शन भी आपने लिख दिया। एंड और क्या था, A टू F यानी कि इथेनॉल से इथीन कैसे बनता है वो भी आपने लिख दिया, इथेनॉल से इथीन कैसे बनता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, वो रिएक्शन भी लिख दिया। और में क्या क्वेश्चन है, नेम द केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर इन 2 and 5। दूसरे में कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आप खुद देखो ना, मैं आपको बता दूं, देखो CH3CH2OH और बन क्या रहा है, बन रहा है CH3COOH। अब यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। पहले एक ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहले सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिफ्थ में क्या हो रहा है, फिफ्थ भी आपसे पूछ रहा है 2 and 5। फिफ्थ में क्या हो रहा है, F रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, F यानी कि इथीन। तो और क्या बनता है यहाँ पे आपका, हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है। देखो तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, अगले का हो जाएगा एडिशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, या फिर इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके पहले पार्ट का। और में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है इसी में, यह आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दी स्टेप इफ A इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। हमने होमोलॉग सीरीज पढ़ी थी, तो अगर हम यहाँ पे A को रिप्लेस कर दे, कंपाउंड जितने भी है, तो क्या होगा, नेक्स्ट होमोलॉग से रिप्लेस कर दे तो नया कंपाउंड क्या बनेगा। तो देखो हमारे कंपाउंड क्या क्या है, एक तो है इथेनॉल और एक है आपका इथीन। इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा, इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, CH3CH2OH 2 कार्बन है। और अब इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा, इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलॉग होगा प्रोपेनॉल। अब वैसे ही इथीन का नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा, प्रोपीन होगा। 3 कार्बन हो जाएंगे ना, पहले 2 थे अब 3 हो जाएंगे नेक्स्ट होमोलॉग सीरीज में। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल इथेनॉल की जगह, और इथीन की जगह हो जाएगा आपका प्रोपीन। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, ये सारा कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में से था। वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं है तो देख लेना। अगला है एक्साइटेड फॉर हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स। ये आपका हेरिडिटरी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपके जो ईयर लोब है, 2 टाइप के ईयर लोब्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है फ्री ईयर लोब, जैसे आप देख सकते हो ये फ्री ईयर लोब है। कुछ लोगों के जो ईयर लोब होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, स्किन से ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, हमारे तो देखो जैसे फ्री है, लेकिन कुछ के अटैच्ड होते हैं। 2 टाइप के ईयर लोब आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो क्या नाम है, नाम यहाँ पे एक्साइटेड विद डिफरेंट टाइप ईयर लोब प्रेजेंट, राहुल। तो राहुल ने एक सर्वे किया था और यहाँ पे देखो मेल एंड फीमेल में फ्री ईयर लोब 36 लोगों को देखने को मिले, अटैच्ड 14 के मिले। अब एक चीज और, यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। डोमिनेंट है आपका फ्री ईयर लोब और जो अटैच्ड ईयर लोब है वो आपका रिसेसिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस। डोमिनेंट क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में। आप देखो ना, फ्री है 36 और 31, तो यही आपका डोमिनेंट है, और जो अटैच्ड ईयर लोब है वो आपका रिसेसिव है। अगला क्वेश्चन, इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्या ऐसा है कि जो मेल होगा उसका फ्री ईयर लोब होगा, और अगर कोई फीमेल है तो उसका अटैच्ड ईयर लोब होगा। क्या सेक्स से रिलेटेड है, नहीं, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स में भी फ्री ईयर लोब है, मेल में भी फ्री ईयर लोब है, और दोनों में अटैच्ड भी है। तो ऐसा कुछ मेल या फीमेल से रिलेटेड नहीं है, कि डिपेंड करेगा कि आपके जो मदर फादर, जो पेरेंट्स हैं, उनके पास ईयर लोब कैसा था, और वही जेनेटिक डाटा फिर पास होता है चिल्ड्रंस में। ठीक है, So what type of earlobe is present in father, mother, Rahul and his sister Nisha? Write the genetic constitution of each of these family members which explains the inheritance of the character in this family. तो कैपिटल F यानी कि फ्री ईयरलोब है, स्मॉल f है आपका अटैच्ड ईयरलोब। ठीक है, क्योंकि कैपिटल F यानी कि डोमिनेंट है फ्री ईयरलोब, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो राहुल की फैमिली में क्या होगा, आपको डेटा दिया होगा, वो डायग्राम इसमें आया नहीं, लेकिन आप उससे देखना। फादर क्या होगा, कैपिटल F स्मॉल f, तो इसमें क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, क्योंकि इसमें कैपिटल F है तो फ्री ईयरलोब है। मदर का भी फ्री ईयरलोब है। तो अब यहाँ पे जो
चिल्ड्रंस होंगे यानी कि राहुल एंड निशा, तो उस राहुल का क्या है स्मॉल एफ अटैच्ड ईयरलोब एंड निशा का है फ्री ईयरलोब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसका और में क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयरलोब, यानी कि दो पेरेंट्स हैं और दोनों के अटैच है, यानी कि एफ एफ और एफ एफ। ठीक है, ये पेरेंट्स का है। What type of earlobe can be seen in सुरेश एंड इट्स सिस्टर सिया? तो अब दो जो यहाँ पे बेसिकली जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा तो उसमें कैसे ईयरलोब देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल। आप देखोगे कि अब इनके जो चिल्ड्रंस होंगे उसमें दोनों में क्या होगा स्मॉल एफ ही होगा, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो रिसेसिव ट्रेट वाले बनेंगे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट ट्रेट तो है ही नहीं। जो पेरेंट्स उनमें किसी में भी डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल एफ नहीं है, तो जो यहाँ पे चिल्ड्रंस होंगे उनमें भी अटैच्ड ईयरलोब भी देखने को मिलेगा, यानी कि सुरेश एंड सिया में। ठीक है, सो सुरेश फादर स्मॉल एफ, मदर में भी स्मॉल एफ है, सुरेश में भी स्मॉल एफ ही होगा एंड सिया में भी सेम होगा, यानी कि सारी फैमिली के जो ईयरलोब्स होंगे वो अटैच्ड होंगे, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं, वहां से हमारा सैंपल पेपर भी फिनिश हो जाएगा। सो 39th क्वेश्चन है, सर्किट आपको दिया हुआ है। देखने अगर हम देखें तो यहाँ पे ए पॉइंट पे ब्रेक है, यानी कि यहाँ पे आपको जगह देखने को मिल रही है। तो अगर हम क्वेश्चन आपसे देखो क्या क्या पूछे, Vinita and Amar demonstrated a circuit that operates the two headlights and the two side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstrated circuit, answer the following question. State what happens when switch A is connected to. ये आपका switch A है, अगर हम इसे 2 से यानी कि यहाँ पे से कनेक्ट कर दे, जोड़ दे इसको, तो क्या होगा, तो आपका जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा और जो आपके यहाँ पे जाके 12 ओम के दो जो आपके बल्ब हैं ये ग्लो करेंगे। तो अब पूछा है कि स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2, तो क्या होगा, आपको आंसर क्या लिखना है कि जब आप पोजीशन 2 से सर्किट ए को पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो करंट फ्लो होगा एंड जो 12 ओम के जो आपके दो बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं, लाइट बल्ब लगे हुए हैं, वो ग्लो करेंगे। ठीक है, पोजीशन 3 पे अगर अटैच कर दोगे, ये तो पोजीशन 2 थे, अब यहाँ पे ये पोजीशन 3 से अटैच कर दिया, तो अब करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगा, ये जाएगा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जो 4 ओम के जो दो साइड लाइट्स है, हेडलाइट्स कुछ कह लो, वो ग्लो करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप व्हेन लिट। तो आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पहले का हमने आंसर कर दिया, पहले में उसके 12 ओम के जो दोनों बल्ब हैं वो ग्लो करेंगे और जब आप उसे अगले पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो 4 ओम वाले ग्लो करेंगे। सेकंड में 12 वोल्ट फॉर बोथ सेट ऑफ लेंस एंड ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। अब दोनों पैरेलल में हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होने वाला है 12 वोल्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट। अब आपको आई निकालना है, करंट निकालना है इन ईच 12 ओम लैंप व्हेन लिट। अब ये जब दोनों लिट होंगे, जब ये दोनों जलेंगे तो क्या होगा इनके बीच, इनमें करंट कौन सा फ्लो करेगा। कैलकुलेट द करंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर वाला। अब यहाँ पे हमें आई निकालना है तो V अपॉन आर हो जाएगा। V क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है विच इज 12 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको पता है विच इज 12 ओम, ये भी आपको दी हुई है। तो आपका 1 एम्पियर का करंट इनमें से फ्लो करेगा, दोनों ही बल्ब में से, हेडलाइट्स कुछ कह लो। और 4 ओम वाले में से क्या होगा, V अपॉन आर का सेम फॉर्मूला लगेगा। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा 12 वोल्ट्स का, एंड आर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है 4 ओम वाले जो आपके बल्ब हैं। ठीक है, अब अगला आपको पावर निकालने के लिए बोला है। देखो और में क्वेश्चन है, शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैंप, 4 ओम वाले या 12 ओम वाले जो लाइट बल्ब्स हैं कौन से में ज्यादा पावर, हाई पावर देखने को मिलेगी। तो पावर का फॉर्मूला है V² अपॉन आर। 4 ओम वाले में आप जब लगाओगे तो 12 ये क्या आपका V पोटेंशियल डिफरेंस है एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये आएगा 36 वॉट। और 12 वोल्ट वाले 12 ओम वाले में 12 वोल्ट का यहाँ पे पावर देखने को मिल रही है। ज्यादा पावर किसमें है, 4 ओम वाले जो लैंप्स हैं उनमें हाई पावर देखने को मिल रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एंड यहाँ से हमने साइंस का सैंपल पेपर भी फिनिश कर लिया। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को हमने ज़्यादा लंबा भी नहीं किया, एक ठीक ठाक लेंथ में हमने अपने पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व कर लिया। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, वन शॉट वीडियोस देखने हैं या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, जितने भी जो लिंक्स हैं ना हमारे चैनल के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ताकि इसकी रीच बढ़े। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।